हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में आपका स्वागत है फिर से। तो वेव्स के हमने कॉन्सेप्ट्स देखे कि क्या कॉन्सेप्ट्स वेव्स वाले टॉपिक में हम लगाते हैं, यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया जाता है, कैसे हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका। तो देखो क्या दे रखा है, देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन टू वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट पाथ्स एट अ पॉइंट। टू गेट मैक्सिमम साउंड और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट दैट पॉइंट द पाथ ऑफ वन वेव इज टू बी इंक्रीज्ड बाय। अब देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, तो वो हमने कंडीशन देखी थी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे अगर पाथ डिफरेंस के कारण ही बात करें तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल होता है। तो 2n-1 लैम्डा बाय 2 इस तरह का होता है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो मान लो कोई भी कंडीशन है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और पाथ डिफरेंस है सपोज 3 लैम्डा बाय 2। अब अगर ये लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो इसमें कितना कमी है, लैम्डा बाय 2 की कमी है। तो हम इसमें लैम्डा बाय 2 और ऐड कर दें, यानी पाथ को लैम्डा बाय 2 और बढ़ा दें पाथ डिफरेंस को, तो वो 2 लैम्डा हो जाएगा। या लैम्डा बाय 2 कम भी कर सकते हैं तो भी 2 लैम्डा हो जाएगा, या तो लैम्डा हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा बाय 2 कर दें तो लैम्डा हो जाएगा। दोनों ही केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आ जाएगी। तो यही कह रहे थे, टू गेट मैक्सिमम साउंड और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट दैट पॉइंट द पाथ ऑफ वन वेव। तो एक वेव का पाथ कितने से बढ़ा दें, लैम्डा बाय 2 से बढ़ा दें। तो करेक्ट आंसर वुड बी बी। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। चलो तो देखते हैं। When two sound waves with a phase difference of pi by 2 each having amplitude a and frequency omega are superimposed on each other। तो phase difference दे रखा है, एम्पलीट्यूड दोनों का a है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, तो ध्यान रखना है जब वेव्स सुपर इंपोज करती हैं सेम फ्रीक्वेंसी की तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। ठीक है, तो अगर वेव सेम फ्रीक्वेंसी की सुपर इंपोज कर रही हैं तो जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। जैसे एसएचएम में भी हमने देखा था, सेम फ्रीक्वेंसी के एसएचएम जब सुपर इंपोज करते हैं तो उसमें एम्पलीट्यूड बदल जाएगा, लेकिन जो एसएचएम से रिजल्टेंट मोशन आएगा वो भी सेम फ्रीक्वेंसी का आएगा। तो हम ए और सी ऑप्शन को तो वैसे ही गलत बोल सकते हैं इस कंडीशन के आधार पे कि फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। अब जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसके लिए हमने देखा क्या रिलेशन होता है, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो यहां पे a1 और a2 दोनों ही बराबर हैं a के, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, फिर a2 स्क्वायर भी आ जाएगा a स्क्वायर, फिर 2a फाई, फेज डिफरेंस कितना दे रखा है, पाई बाय 2, तो कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 कॉस 90 डिग्री, मतलब कॉस 90 डिग्री कितना होता है 0, तो ये टर्म तो 0 ही हो जाएगी। तो ये बचा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2a स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट 2a। सो दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रूट 2a। करेक्ट आंसर फिर डी आ जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। चलो तो देखो क्या है, इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज 2 पाई ड्यूरिंग सुपरपोजिशन। तो फेज डिफरेंस जो है वो हमें दे रखा है 2 पाई के बराबर है। देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज, तो मैक्सिमम होगा ना, हमने क्या देखा था जब भी फेज डिफरेंस क्या होता है 2n पाई, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है।
तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हमने यही देखी थी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे क्या होता है, फेज डिफरेंस 2n पाई होता है। n कोई भी इंटीजर वैल्यू हो जाती है, तो n यहां पे 1 हो गया, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हो गई। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, कितना, a1 प्लस a2 के बराबर, और इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, कितनी, √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट कि हमें कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए तो मैं सब बता रहा हूं। अब यहां रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब पाई का ऑड मल्टीपल होता है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऐसे अगर वो दे रखा होता तो एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाता। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 2 पाई अगर फेज डिफरेंस है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसको कीजिए। चलो देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या करना है समझो। 2 ट्यूनिंग फोर्क्स A एंड B गिव 6 बीट्स पर सेकेंड, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 6 के बराबर है। और A रेजोनेट्स विद अ क्लोज्ड कॉलम ऑफ एयर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो क्लोज्ड कॉलम के लिए जो फ्रीक्वेंसी आती है फंडामेंटल, वो क्या आती है, V/4L। L 15 सेंटीमीटर है तो ये आ जाएगी V/60। अभी मैं सेंटीमीटर में रहने देता हूं, चाहे यूनिट भी लिख देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो आगे चल के। एंड बी विद एन ओपन एयर कॉलम। ओपन एयर कॉलम, देखो क्लोज जब भी बोला जाता है उसका मतलब एक एंड क्लोज, ओपन मतलब दोनों एंड ओपन। तो ओपन के लिए V/2L आता है, तो V/2L ये फ्रीक्वेंसी होती है। अब L 30.5 हो गया, उसका ट्वाइस करोगे तो आ जाएगा 61 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें जो है क्या दे रखा है कि बीट फ्रीक्वेंसीज कितनी सुनाई दे रही थी, 6। ठीक है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, दोनों की फंडामेंटल हार्मोनिक है, और 6 बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसीज डिफरेंस कौन सी ज्यादा होगी, जिसमें डिनोमिनेटर कम है, तो FA ज्यादा होगा। तो FA माइनस FB इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, तो FA कितना है, V/60, FB कितना है, V/61 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब यहां से हम V की वैल्यू निकाल लें। तो अगर एलसीएम लेते हैं 60 इंटू 61, V कॉमन ले लिया मैंने, ये आ जाएगा 61 माइनस 60 इज इक्वल टू 6। तो यहां से V आएगा 6 इंटू 60 इंटू 61 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो ये V की वैल्यू आ गई। अब हमें FA निकालना है यहां से, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कट जाएगा 60 जब हम देखेंगे। तो FA कितना आ जाएगा, V/60 था, तो V की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 60 कट जाएगा, तो 6 इंटू 61 आ जाएगा, तो ये 366 आ जाएगा। और B की फ्रीक्वेंसी 6 कम है तो उसको अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो एक 366 आ जाएगी, दूसरी 360 आ जाएगी। तो दिस वुड बी दी आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा इन फॉर्मूलों का यूज हो गया। ऑर्गन पाइप में, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, V/4L, ओपन पाइप के लिए V/2L, और बीट फ्रीक्वेंसी उन दोनों का डिफरेंस होता है। तो दिस वे वी विल गेट दी आंसर। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। चलो तो देखते हैं क्या करना है। तो द सुपरपोजिशन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी F एंड एम्पलीट्यूड A। टोटल इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो इंटेंसिटी जो है क्या होती है, हमने देखा था I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 cos डेल्टा फाई, ये इंटेंसिटी आती है। ठीक है, अब अगर I1 I2 बराबर है, उसको मैं I0 मान लेता हूं। ठीक है, मान लो I1 इज इक्वल टू I0, I2 इज इक्वल टू I0। देखो ये रिलेशन मैं यहां पे डिराइव कर रहा हूं, इसको याद भी रखना है
ये वेव ऑप्टिक्स में भी हेल्प करता है और यहां भी हेल्प करता है। कब? अगर दोनों इंटेंसिटीज बराबर हैं या एम्पलीट्यूड बराबर है। तो I1 इज I0, I2 इज I0 प्लस 2, I1 प्लस I2, इसका तो I0 रखोगे तो 2I0 आ जाएगा कॉस डेल्टा फाई। तो ये I0 प्लस I0 2I0 हो गया, तो 2I0 मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई आ गया। अब यहां पे हम एक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, कौन सी? 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं यहां पे डेल्टा फाई को 2, मतलब ऐसे मैं बोल रहा हूं 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई को मैं ऐसे बोल दूं 2 टाइम्स डेल्टा फाई बाय 2। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? कॉस 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2। तो ये हम इस टर्म को लिख सकते हैं। तो ये 2I0 इंटू 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है और वेव ऑप्टिक्स में काफी ज्यादा यूज होता है। तो इसको यहां पर भी काम आता है, वहां भी काम आता है, तो इसको याद रखना है हमको। लेकिन कब लगेगा ये? डायरेक्टली जब दोनों इंटेंसिटीज बराबर हैं। अदरवाइज जनरल फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई होता है। तो अगर दोनों इंटेंसिटी बराबर हैं तो ये रिलेशन आ जाता है। अब यहां पे एम्पलीट्यूड की टर्म में बात कर रहे हैं, तो हमने क्या देखा था कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो जो I है वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो 4a स्क्वायर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2 को हटा दें प्रोपोर्शनलिटी में से, तो यही पूछा था कि टोटल इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो 4a स्क्वायर, दिस वुड बी दी आंसर। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी का रिलेशन ध्यान रखना है। अगर इंटेंसिटीज बराबर हैं दोनों सोर्सेज की या एम्पलीट्यूड बराबर है, तो दिस वे वी कैन राइट दी रिजल्टेंट इंटेंसिटी। चलो ये क्वेश्चन है, इसको देखो करो। चलिए तो देखते हैं क्या करना है। इफ टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी and same amplitude respectively on superposition produce a resultant disturbance of same amplitude। तो हमने देखा था एम्पलीट्यूड क्या होता है? a इज इक्वल टू A1, मतलब a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऐसे निकाला जाता है। अब कह रहे हैं जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो भी उन्हीं के बराबर है जो सुपर इंपोज होने वाली वेव्स का एम्पलीट्यूड है। यानी अगर इनका A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A0 है, तो रिजल्टेंट भी A0 के बराबर है। तो A0 स्क्वायर कर दो मैं दोनों साइड, ज्यादा बेटर है। तो A0 स्क्वायर इज इक्वल टू A0 स्क्वायर प्लस A0 स्क्वायर प्लस 2A0 स्क्वायर कॉस डेल्टा फाई, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, हम पिछला वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे जो हमने डिराइव किया था, वो भी कर सकते थे अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो। बाकी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक A0 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, दूसरी तरफ 0 हो जाएगा। अब एक A0 स्क्वायर को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये बचेगा माइनस A0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2A0 स्क्वायर कॉस डेल्टा फाई बाय डेल्टा फाई। ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया, काटा, मतलब ऐसा नहीं कि कैसे काट दिया कॉमन लिख, नहीं, मैं A0 स्क्वायर को दूसरी तरफ ले गया तो माइनस करेंगे तो ये दोनों मिलकर 0 हो जाएंगे। ये मैंने काटने का मतलब ये है। फिर इस A0 स्क्वायर को मैं इस तरफ ले गया तो माइनस A0 स्क्वायर आया। अब दोनों तरफ A0 स्क्वायर कॉमन है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहां क्या बचेगा? -1 बचेगा। तो कॉस डेल्टा फाई इज -1/2। अब कॉस डेल्टा फाई -1/2 किस एंगल के लिए होता है? 120 डिग्री के लिए। 120 डिग्री का मतलब 2π/3, तो 2π/3 विल बी दी आंसर। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री हल्की फुल्की काम आती है, वो हमें आइडिया होना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसको करिए। चलो तो देखते हैं।
a whistle producing sound waves of frequency 9500 मतलब 9500 hertz and above is approaching a stationary person with a speed v meter per second. तो whistle मतलब सोर्स जो है और पर्सन जो है हमारा ऑब्जर्वर है. तो whistle ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रही है कितनी स्पीड से? v स्पीड से. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ईयर इज 300. तो साउंड की वेलोसिटी जो है 300 है. तो उसको मैं c मान लेता हूं. एक काम करता हूं, वेरिएबल में इसको मैं c बोल देता हूं. वैसे लाइट के लिए यूज करते हैं, साउंड में भी कई बार कर लेते हैं. इफ द पर्सन कैन बियर अ फ्रीक्वेंसी अप टू मैक्सिमम ऑफ 10,000 हर्ट्ज. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v क्या हो सकती है कि वो विसल सुन सके? अच्छा, तो देखो अब सोर्स नजदीक आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सोर्स नजदीक आ रहा है. सोर्स का इफेक्ट कहां आता है? डिनोमिनेटर में. साउंड की स्पीड अगर c मान ली तो c अपॉन c, और सोर्स नजदीक आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा तो c माइनस vs ऐसे लिखा जाएगा इनटू f. ये फॉर्मूला बनेगा अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, सोर्स मूव कर रहा है. अब f डैश क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं हम? 1000. तो इसको 1000 कर दें, सॉरी 10,000. तो इसको मैक्सिमम 10,000 कर सकते हैं, वो हमने कर दी. c की वैल्यू हमें दे रखी है 300, लिख दो 300. ये c की वैल्यू भी 300 आ जाएगी. vs v के बराबर दे रखा है जो हमें फाइंड करना है. और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी विसल की f क्या है? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 9500 हर्ट्ज, वो लिख दें. 2 0 यहां से काट दिए हमने, 2 0 300 से काट दिए हमने. तो ये 300 माइनस v इज इक्वल टू 95 इंटू 3 के बराबर आ जाएगा. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 285 आ जाएगा. तो v इज इक्वल टू 300 माइनस 285, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड. ये स्पीड आ जाएगी, मैक्सिमम स्पीड जो हो सकती है कि पर्सन विसल को सुन पाए, क्योंकि वो 10,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है. ठीक है, तो C वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. चलिए ये क्वेश्चन देखिए. चलिए तो देखते हैं क्या करना है. टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी सुपर इम्पोज विद ईच अदर इन ऑपोजिट फेज. तो पहले तो ऑपोजिट फेज है, सेम फ्रीक्वेंसी है या इंटेंसिटी भी सेम है, तो क्या होगा? देखो ऑपोजिट फेज का मतलब यही होता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. देखो ऑपोजिट फेज का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेम फेज का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो ऑपोजिट फेज में अगर वेव्स मिलती हैं, दैट मींस देयर वुड बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा. और अगर सेम इंटेंसिटी की वेव होती है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो मिनिमम इंटेंसिटी है वो जीरो हो जाएगी. क्योंकि क्या होती है मिनिमम इंटेंसिटी? जनरल आई मिनिमम इज रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर. तो अगर दोनों बराबर ही हो गई तो भाई मिनिमम क्या हो जाएगी? जीरो. तो इंटेंसिटी इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, गलत. इंटेंसिटी इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स, गलत. फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहती है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम. ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी कुछ नहीं होगा, तो फिर नन ऑफ दीज हो जाएगा. ठीक है, तो थोड़ा सा जब भी नन ऑफ दीज है तो और थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन चेक करना है. कई बार हम क्या होता है गलत आंसर ज्यादा निकाल देते हैं जहां पे नन ऑफ दीज होता है, इस तरह के ऑप्शंस होते हैं. ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए और कीजिए. चलिए तो देखते हैं क्या करना है. तो अ क्लोज्ड पाइप and an open pipe of same length produce two beats when they are set into vibration simultaneously in their fundamental mode. If the length of the open pipe is halved, तो open pipe की length को आधा कर दिया, and that of closed pipe is doubled, and if they are vibrating in fundamental mode, फिर से fundamental mode में vibrate किया, then the number of beats produced is. तो अब जो closed pipe है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप, क्लोज मतलब वही एक एंड क्लोज्ड एक एंड ओपन, क्या होती है? V/4L.
फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, ओपन मतलब दोनों एंड ओपन, उसकी क्या होती है V/2L। ठीक है, सेम लेंथ है, तो सेम लेंथ है तो और स्पीड तो सेम रहेगी साउंड की मीडियम में, तो FO ज्यादा आएगा क्योंकि उसका डिनोमिनेटर छोटा है, यानी कि FO माइनस FC इज इक्वल टू 2 के बराबर दे रखा है। तो FO माइनस FC कितना हो जाएगा V/2L माइनस V/4L, ये दे रखा है 2 के बराबर। तो V/2L माइनस V/4L क्या हो जाएगा V/4L हो जाएगा, ये 2 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो इधर से V/L की वैल्यू आ जाएगी 8। अब लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज हाफ, तो जो ओपन पाइप की नई फ्रीक्वेंसी है F4 डैश बोलते हैं, लेंथ आधी कर दी, और फंडामेंटल मोड की बात करें तो V/2 इंटू L/2 हो जाएगी, यानी कि V/L हो जाएगा। और क्लोज्ड पाइप की नई फ्रीक्वेंसी, क्लोज्ड पाइप की लेंथ को डबल कर दिया तो V/4 L की जगह 2L आ गया, तो ये आ गया V/8L। ठीक है, अब क्या आएगी बीट फ्रीक्वेंसी, ये पूछा है, तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी, फिर बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, बड़ा कौन सा आएगा V/L माइनस V/8L, तो 8L एलसीएम लोगे तो ऊपर 8 माइनस 1 7 आ जाएगा, तो 7V/8L। ठीक है, अब जो V/4L है वो किसके बराबर था 2 के बराबर था, तो इसमें से 7/2 अगर मैंने कॉमन लिया तो V/4L बचेगा, V/4L इज इक्वल टू 2 है, वो 2 रख दिया मैंने, 2 से 2 कट गया, तो 7 विल बी दी आंसर। तो नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड वुड बी 7। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन हमें करना था। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, चलिए देखते हैं क्या है, क्या करना है। 2 waves are propagating to the point P along a straight line produced by 2 sources A and B of simple harmonic and of equal frequency. The amplitude of every wave at P is A and the phase of A is ahead by π/3। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्पलीट्यूड A है और A का फेज अहेड है π/3 से देन दैट ऑफ P, एंड द डिस्टेंस AP इज ग्रेटर देन PB by 50 सेंटीमीटर। ठीक है, देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P विल बी। तो देखो क्या कहना चाहते हैं अब ये कि ये मान लो एक A वाला सोर्स है, ये B वाला सोर्स है। अब यहां से जो भी वेव्स वगैरह जा रही हैं, ठीक है, P पॉइंट पे गई, तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस AP इज ग्रेटर देन BP, मतलब AP BP से बड़ी है, तो AP माइनस BP इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसा बना दें, एक्चुअल में बड़ा जैसा दिखे वो। ठीक है, तो ये AP थोड़ी सी बड़ी है BP से ऐसे। और क्या दे रखा था, एम्पलीट्यूड ऑफ एवरी वेव एट P इज A एंड फेज ऑफ A इज अहेड बाय π/3। A का फेज π/3 ज्यादा है। देखो पाथ डिफरेंस भी किसका ज्यादा है, A से आने वाली वेव का ज्यादा है, और फेज भी A का अहेड है। तो जो नेट पाथ डिफरेंस होता है, जैसे हमने देखा था, एक्चुअली में वो क्या होता है K डेल्टा X प्लस डेल्टा फाइ नॉट। तो जनरली तो कुछ नहीं दिया होता तो डेल्टा फाइ नॉट वाली टर्म क्या हो जाती है, 0, हम उसको कंसीडर नहीं करते, लेकिन अगर दिया है तो उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो डेल्टा फाइ नॉट, और दोनों में A का फेज बढ़ रहा है तो दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी। अगर ये दिया होता है इसमें B अहेड होता, ऊपर दिया होता B अहेड ऑफ π/3, तो वो माइनस करना पड़ता हमको। ये देखना पड़ेगा कि दोनों फैक्टर सेम वेव के पाथ को या फेज को बढ़ा रहे हैं या ऑपोजिट में है। तो पाथ डिफरेंस से भी A का फेज बढ़ रहा है और पहले से भी A अहेड है, तो इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। तो K क्या होता है, K होता है 2π/λ। ठीक है, लैम्डा दे रखा है 1 मीटर, अभी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डेल्टा X प्लस डेल्टा फाइ नॉट, तो 2π/λ, लैम्डा इज 1 मीटर, डेल्टा X कितना है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर यानी कि 50/100, 1/2 मीटर आ जाएगा।
एंड डेल्टा फाई नॉट इज पाई बाय 3, ये हमको दे रखा है। तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया पाई प्लस पाई बाय 3। ऐसे ही रहने देता हूं इसको, क्योंकि कॉस वगैरह सॉल्व करेंगे तो यही काम आएगा हमारे पास। अब क्या पूछा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई। ठीक है, दोनों का एम्पलीट्यूड तो क्या है, सेम, तो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई कितना हो गया, पाई प्लस पाई बाय 3। तो ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर इज 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस पाई बाय 3 इज 60 डिग्री, तो माइनस कॉस 60 डिग्री यानी कि माइनस क्या रहेगा 1/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया, तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी कि रूट ऑफ a स्क्वायर, दैट इज a। सो द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वुड बी a। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ध्यान रखना है हर चीजों का कि नॉर्मली हम सिर्फ पाथ डिफरेंस आता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, उससे क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन अगर इनिशियल फेज डिफरेंस दिया हुआ है तो उसको भी हमें क्वेश्चन में कंसीडर करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू फाइंड द आंसर। तो करेक्ट आंसर वुड बी ए। चलिए ये वाला करिए। चलो तो एक बार देख लेते हैं। टू साउंड वेव्स एक्सप्रेस्ड इन CGS यूनिट्स गिवन बाय y1 इज इक्वल टू 0.3 साइन 2 पाई बाय लैम्डा VT माइनस एक्स, ऐसे y2 भी दे रखा है। इंटरफेयर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट अ प्लेस वेयर फेज डिफरेंस इज पाई बाय 2। तो ये तो सीधे फेज डिफरेंस दे ही रखा है, तो हमें ज्यादा फिर दिमाग लगाना ही नहीं, फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है जहां पर, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो A1 कितना हो गया, यहाँ पे A1 हो गया 0.3, A2 कितना हो गया 0.4, और फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज पाई बाय 2। तो ये तो सिंपल सा रिजल्ट है, फिर जैसे हम फॉर्मूले में लगा सकते हैं कि अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई आता है, तो अगर डेल्टा फाई 90 डिग्री है तो कॉस डेल्टा फाई 0 हो जाएगा। या फिर हम फेजर डायग्राम से भी सीधे बोल सकते हैं कि फेजर डायग्राम, अच्छा इधर पे A2 मैंने गलत मार्क कर दिया, A2 इज 0.4। फेजर डायग्राम में हम इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं कि एक वेक्टर को हम 0.3 की तरह मान सकते हैं, दूसरे को 0.4 की तरह, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे वेक्टर रिजल्टेंट डायरेक्ट अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर आ जाता है, वैसे भी सोच सकते हैं। और 0.3 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है, ये भी सबको पता ही होगा, 3 और 5 का ऐसे 90 डिग्री पे रिजल्टेंट 5 आता है, तो वहां से डायरेक्टली 0.5 बोल सकते हैं। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो 0.3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 0.09, 0.4 का स्क्वायर आ जाएगा 0.16, क्या रहेगा 0.25 रूट के अंदर, तो 0.25 का रूट आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सी वुड बी दी करेक्ट आंसर। चलो ये क्वेश्चन करो। चलो तो देख लेते हैं क्या करना है। इफ टू वेव्स हैविंग एम्पलीट्यूड्स 2a and a and same frequency and velocity propagate in the same direction in the same phase, the resultant amplitude will be। तो दो वेव्स हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड पता है, का 2a एक है, सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी। तो सेम फेज में अगर होती है तो सेम फेज का मतलब वही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, सेम फेज का मतलब, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है A1 प्लस A2, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जब सेम फेज या ऑपोजिट फेज बोला है तो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं कि सेम फेज मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा। ऑपोजिट फेज मींस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहां पे 2a प्लस a, दैट इज 3a। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो ये क्वेश्चन देखो और करो।
चलो तो देख लेते हैं क्या करना है। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव रिप्रेजेंटेड बाय डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इज इक्वल टू 1/√a sin ओमेगा टी प्लस माइनस 1/√b cos ओमेगा टी। तो ये भी बेसिकली वही सुपर पोजिशन का क्वेश्चन है कि दो वेव्स को हमने सुपर इंपोज किया। तो एक का एम्पलीट्यूड कितना है 1/√a है, दूसरे का एम्पलीट्यूड 1/√b है। अच्छा कई बार क्या होता है, मिस्टेक क्या करते हैं हम दोनों में, जैसे देखते हैं अरे यार इसमें तो कोई फेज डिफरेंस ऐसा है ही नहीं, ऐसा नहीं है। फेज डिफरेंस वगैरह कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे y1 क्या है 1/√a sin ओमेगा टी। अच्छा जो दूसरा फंक्शन है बीच में प्लस साइन हो माइनस साइन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना जब हम सुपर पोजिशन की बात कर रहे हैं प्लस माइनस इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है दो फंक्शंस क्या हैं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, सुपर पोजिशन में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वही रहेगा जो आएगा, ठीक है, चाहे प्लस से निकाले चाहे माइनस से। तो y2 हो गया 1/√b cos ओमेगा टी। तो समटाइम्स वी थिंक दैट देयर इज फेज डिफरेंस 0। तो इसमें एक चीज समझने वाली क्या है, हम फेज डिफरेंस की बात तभी कर सकते हैं जब दोनों का एम्पलीट्यूड एक तो क्या हो रखा है पॉजिटिव दे रखा है अपने, दूसरा दोनों सेम तरह के फंक्शन होने चाहिए। ये साइन का फंक्शन है तो ये भी साइन का फंक्शन कर दें हम, ये कॉस का हो तो ये भी कॉस का कर दें ऐसे, और ओमेगा टी का साइन भी हमको क्या रखना है सेम रखना है इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1/√b साइन में ही लिखना पड़ेगा। और देखो अब साइन 90 माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत क्या होगी, ओमेगा टी का साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको हम साइन ओमेगा टी प्लस π/2 ऐसे लिख दें, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। तो जब भी हमें फेज डिफरेंस देखना है तो हमें क्या करना है, एक तो एम्पलीट्यूड वाली टर्म दोनों की पॉजिटिव बना लेनी है, साइन के फंक्शन है तो दोनों को साइन का फंक्शन बना ले, और दोनों में ओमेगा टी का साइन भी सेम कर दें। अब हम बात करेंगे कि फेज डिफरेंस कितना है π/2 है। तो फेज डिफरेंस π/2 है और a1 a2 हमें पता है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आएगा तो क्या हो जाएगा, ये √a1² प्लस a2²। 90 डिग्री के लिए हमने देखा ही था कि ये आ जाता है, तो √1/a प्लस 1/b। तो हमने a1 हमें पता है a2 पता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, नीचे √ab ऊपर √a प्लस b, तो √a प्लस b/ab। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। चलिए तो देखते हैं क्या करना है। तो स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग है 10 मीटर लॉन्ग। इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 5 सेगमेंट्स, तो 5 सेगमेंट्स का मतलब है इसको हम एक सेगमेंट या लूप बोलते हैं स्टैंडिंग वेव में। दो नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको एक सेगमेंट या लूप बोला जाता है। तो ये 5 सेगमेंट्स में वाइब्रेशन हो रहे हैं। तो इस तरह से ये कहने का मतलब है कि देयर आर 5 लूप्स एंड और 5 सेगमेंट्स। अब हमने क्या देखा है, दो नोड जो होते हैं, दो नोड के बीच की डिस्टेंस होती है λ/2, दो सक्सेसिव नोड्स जो हैं। तो अगर 5 सेगमेंट हैं तो जो टोटल लेंथ है रस्सी की वो 5 × λ/2 हो जाएगी। 5 नोड की लेंथ 5 λ/2 और वही रस्सी की लेंथ के बराबर हो जाएगी, यानी कि 10 के बराबर। तो 5 से 10 कटा बचा 2, तो λ = 4 आ गया। तो λ इज 4 मीटर, ये λ की वैल्यू आ गई। फ्रीक्वेंसी बतानी थी। अब हमने देखा था v = f λ होता है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना है। तो फ्रीक्वेंसी v/λ हो जाएगी। v कितना दे रखा है 20 की, वेव की स्पीड 20 है, λ हमने निकाला 4, तो 20/4 इज 5, तो 5 हर्ट्ज दिस वुड बी दी फ्रीक्वेंसी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो ये आंसर आएगा, ठीक है। और सॉल्व करके आंसर दिया करो तुम लोग, सोच समझ के सॉल्व करके। कई लोग हो सकता है तुक्का ही मार रहे हो, तो वो नहीं, हमें सीखना है कैसे करना है,
ठीक है, तो मोस्टली तो कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई जस्ट गैस कर रहा है तो हमको यहां गैस करना नहीं सीखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है और सॉल्व करके आंसर देना है। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। चलो तो देख लो, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तो क्या दे रखा है, टू सिमिलर सोनोमीटर वायर्स गिव फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ 500 हर्ट्ज। तो सिमिलर सोनोमीटर वायर्स हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज हैं उनकी 500 हर्ट्ज। दीज हैव सेम टेंशन, तो सिमिलर है, सब कुछ सेम है, टेंशन भी सेम है। बाय व्हाट अमाउंट द टेंशन बी इंक्रीज्ड इन वन वायर सो दैट द टू वायर्स प्रोड्यूस 5 बीट्स पर सेकेंड। देखो पहली बात तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वायर में वो क्या होती है, 1/2L और अंडर रूट, मतलब V होता है ऊपर, V को अंडर रूट T/μ लिख सकते हैं। तो पहली बात, जिसकी टेंशन अगर हम बढ़ाएंगे, दे रखा है टेंशन इज इंक्रीज, टेंशन बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पहले दोनों की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज थी, तो क्या करें, कितने परसेंट में टेंशन बढ़ाएं कि बीट फ्रीक्वेंसी 5 बीट्स हमको मिलने लगे। यानी कि मान लो एक की फ्रीक्वेंसी चेंज होके एफ डैश हो गई, बढ़ गई, जिसकी फ्रीक्वेंसी टेंशन बढ़ाई -500, वो 5 के बराबर आना चाहिए। यानी कि जिसकी हमने टेंशन बढ़ाई उसकी फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 505 हो जाएगी। अब देखो क्या पूछा, परसेंटेज में पूछा है, तो हम परसेंटेज में ही बात कर लें, और स्मॉल चेंज है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, 500 में 5 का चेंज 1% का चेंज है। तो स्मॉल चेंज के लिए हम वो डेल्टा वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं जो एरर्स वगैरह में आते हैं वैसे। तो डेल्टा F/F, F इस तरह से F जो है टेंशन, म्यू और L की टर्म में हमें दे रखा है। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब लेंथ को तो हमने चेंज किया नहीं, तो लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, म्यू में कोई चेंज नहीं आया, टेंशन को चेंज किया है। तो यहां से हम देखें जो फ्रीक्वेंसी है इट इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 1/2। तो जब ऐसे स्मॉल चेंजेस होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा F/F इज इक्वल टू हाफ डेल्टा T/T। ये फ्रैक्शनल चेंज होता है, अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो परसेंटेज चेंज आ जाता है। तो 100 से मल्टीप्लाई किया, हाफ इंटू डेल्टा T/T इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज चेंज इन टेंशन, दिस इज परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज चेंज वैसे दिख जाना चाहिए, नहीं भी दिख रहा तो डेल्टा F चेंज कितना हो फ्रीक्वेंसी में, 5, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है 500 इंटू 100 इज इक्वल टू हाफ, और ये क्या दे देगा, परसेंटेज चेंज इन टेंशन, डेल्टा T/T इंटू 100। तो ये कट गया 0, 5 से 5 कट गया 1, तो ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो परसेंटेज चेंज इन टेंशन डेल्टा T/T इंटू 100 दिस वुड बी इक्वल टू 2%। तो टेंशन में जो चेंज आएगा वो 2% का आएगा। तो ऐसे अपने को परसेंटेज चेंज का अच्छा आइडिया होना चाहिए, थोड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए कैसे परसेंटेज चेंज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो ये क्वेश्चन करो, चलो देखते हैं। A string is producing transverse vibration whose equation, तो इक्वेशन दे रखी है वाइब्रेशन की, x and y are in meters and t is in second, मतलब सब कुछ SI यूनिट में है। If the linear density of string, linear density मतलब म्यू दे रखा है हमको, ठीक है, तो टेंशन क्या होगी। तो देखो अब इसमें वेव की इक्वेशन से हम k बता सकते हैं। k क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना है 1, वो k हो जाएगा। ओमेगा बता सकते हैं, ओमेगा क्या होता है, t का कोफिशिएंट, तो t का कोफिशिएंट कितना है 30, तो ये ओमेगा हो जाएगा। ये कहां से आया, वेव की इक्वेशन से, कि वेव की इक्वेशन कैसी होती है, साइन kx प्लस ओमेगा टी टाइप की। तो k x का कोफिशिएंट हो गया, ओमेगा जो है t का कोफिशिएंट हो गया। तो वेव की जो वेलोसिटी होती है वो ओमेगा बाय k, ये भी बहुत काम का रिलेशन है, ध्यान रखना होता है हमेशा कि वेव वेलोसिटी इज ओमेगा बाय k, तो वो 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब एक स्ट्रिंग पे जो वेव की वेलोसिटी होती है वो अंडर रूट T/μ के बराबर होती है। तो म्यू हमें दे रखा है, वेव वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली और टेंशन पूछी है हमसे, तो टेंशन इज इक्वल टू म्यू इंटू वी स्क्वायर हो जाएगी।
तो म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ ये हो गई म्यू की वैल्यू। 30 का स्क्वायर आ जाएगा 900। ठीक है, तो 9 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 11.7। 10⁻⁻⁴ और 100 करोगे तो 10⁻⁻2। तो 10⁻⁻2 को एडजस्ट करोगे इसमें 11.7 में तो 0.117 आ जाएगा टेंशन न्यूटन में। तो एक डाउट है K1 कैसे आया, तो थोड़ा सा ध्यान दें कि हमने क्या पढ़ा था कि वेव की इक्वेशन किस तरह की होती है, y इज इक्वल टू a sin kx प्लस ओमेगा टी या kx माइनस ओमेगा टी टाइप की। तो जो भी x का कोफिशिएंट होता है वेव की इक्वेशन में वो k को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट मतलब कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, ठीक है ना, x के साथ क्या है 1 है और t के साथ क्या है 30। तो इसलिए k हो गया 1 और ओमेगा हो गया 30 बाय कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन। तो ये हो गया और इस तरह से हम इसको सॉल्व करके आंसर लिख सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। देखो इसमें इफ v इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर देन द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द क्लोज्ड पाइप। तो पहली बात तो ये चीजें ध्यान रखनी, क्लोज्ड पाइप के लिए क्या होता है, ओपन पाइप के लिए क्या होता है। तो क्लोज्ड पाइप में क्या होता है, नोड और एंटी नोड ऐसे बनते हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, लेंथ λ/4 के बराबर होती है। अब शॉर्टेस्ट लेंथ की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो शॉर्टेस्ट लेंथ के लिए यही λ/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अब लैम्डा जो है, अब v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, ये ध्यान रखना है, या लैम्डा इज इक्वल टू वीटी होता है, ये भी याद रख सकते हैं। दोनों मतलब याद तो सभी रखना है, लेकिन कुछ भी कंफ्यूजन हो तो एक बार चेक कर ले, डायमेंशनली चेक कर ले कि भाई लैम्डा क्या होती है लेंथ, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/टाइम। तो लेंथ अपॉन टाइम वेलोसिटी की डायमेंशन दे रहा है। कई बार ठीक है मिस्टेक हो जाती है, एफ इज इक्वल टू वी लैम्डा लिख दिया, ऐसा कुछ गलती कर दी तो थोड़ा सा ध्यान दे ले, डायमेंशन चेक कर ले। अगर हमें अपने रिजल्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं है जो हमें याद है तो एक बार डायमेंशनली चेक कर ले। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू v बाय एफ। एफ की जगह यहाँ पे n बोल रखा है फ्रीक्वेंसी को, तो v बाय n हो गया। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे लैम्डा की जगह, तो l लेंथ कितनी आ रहेगी, λ/4 थी, लैम्डा किसके बराबर है v बाय n, तो v बाय 4n दिस वुड बी द शॉर्टेस्ट लेंथ। तो a इज द करेक्ट आंसर। चलो ये क्वेश्चन करो। चलो एक बार देख लेते हैं। एन ओपन पाइप इज सडनली क्लोज्ड एट वन एंड विद द रिजल्ट दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ द क्लोज्ड पाइप इज फाउंड टू बी हायर बाय 100 हर्ट्ज। तो देखो थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन उसको समझें पहले। तो क्या दे रखा है, एक ओपन पाइप है, ठीक है, उसको सडनली क्लोज कर दिया एक एंड। तो क्लोज करने का मतलब ये होता है एक एंड को क्लोज कर दिया। तो लेंथ में तो कोई बदलाव होगा नहीं, लेंथ तो सेम रहेगी। और दे भी रखा है क्लोज्ड एट वन एंड विद द रिजल्ट दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड पाइप। क्लोज्ड पाइप की थर्ड हार्मोनिक, अब क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल क्या होती है, v/4l। हार्मोनिक का मतलब उसका मल्टीपल, थर्ड हार्मोनिक मतलब 3 टाइम्स, तो 3v/4l ये हो जाएगी क्लोज्ड पाइप की थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। is found to be higher by 100 hertz than the fundamental frequency of open pipe। ओपन पाइप की फंडामेंटल कितनी होती है, v/2l। तो क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल होती है v/4l। हार्मोनिक का मतलब जो भी हार्मोनिक है फंडामेंटल का उतना मल्टीपल होता है वो। तो थर्ड हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल का 3 टाइम्स। अब कह रहे हैं ये थर्ड हार्मोनिक जो है ये ओपन पाइप की फंडामेंटल से 100 हर्ट्ज ज्यादा है, यानी कि 3v/4l। ठीक है, क्या होगा, अच्छा एक डाउट है, थर्ड हार्मोनिक, देखो हार्मोनिक मल्टीपल होता है सीधा फंडामेंटल का, ओवरटोन होता है। थर्ड ओवरटोन बोला होता तो वो होता 5v/4l। फंडामेंटल v/4l, उसके नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है, फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन 3v/4l 3 टाइम्स हो जाता, सेकेंड ओवरटोन 5 टाइम्स हो जाता, थर्ड ओवरटोन 7 टाइम्स हो जाता। ऐसे ओवरटोन्स आर नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल के बाद उसका 3 टाइम्स हो जाएगा क्लोज एंड के लिए,
5 टाइम्स, 7 टाइम्स, इस तरह से। हार्मोनिक इज जस्ट मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, कि थर्ड हार्मोनिक मीन्स 3 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस तरह से ये थर्ड हार्मोनिक की बात कर रहे हैं, थर्ड ओवरटोन की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो 3v/4l माइनस v/2l, दिस इज इक्वल टू 100। तो एलसीएम ले लें 4l, तो यह रहेगा 3v माइनस 2v, दिस इज इक्वल टू 100। तो हमको क्या बताना था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, v/2l की वैल्यू बतानी थी। तो यहां से v/4l ये 100 आ गया, तो फंडामेंटल जो थी वो v/2l के बराबर थी, तो v/2l इज इक्वल टू 200 हर्ट्ज आ जाएगा। तो दिस वुड बी दी आंसर, 200 हर्ट्ज। ठीक है, तो ऐसे वेव्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। 2-3 मिनट बचे हैं, किसी को कोई डाउट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं अभी। तो फैजी, आपका डाउट क्लियर हुआ? हार्मोनिक मींस फंडामेंटल का मल्टीपल। तो ऑड हार्मोनिक्स होते हैं क्लोज पाइप में, तो हार्मोनिक्स वही है, फंडामेंटल के बाद सीधे थर्ड हार्मोनिक आएगा, उसके बाद फिफ्थ हार्मोनिक आएगा। हार्मोनिक मींस मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल। ओवरटोन मींस नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी। अगर थर्ड ओवरटोन भी दिया होता तो 5 नहीं आता, 7 आता वहां पे, क्योंकि v/4l होता फंडामेंटल, उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन में 3 टाइम्स हो जाता उसका, सेकेंड ओवरटोन में 5 टाइम्स हो जाता, और थर्ड ओवरटोन में 7 टाइम्स होता। चलो अब सेशन एंड करते हैं, आपको भी भूख लग रही होगी, मुझे भी लग रही है। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।